गुड इवनिंग दिव्यांशी। दिव्यांशी, वॉइस को और ऑडियो क्वालिटी को लेकर के प्लीज़ बता दीजिए आप। अगर क्लियर है तो हम स्टार्ट करें फिर। आप में से कोई भी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को लेकर के प्लीज़ बता दीजिए। जी मंजरी, गुड इवनिंग। जी सुनीता, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जी गुंजन, गुड इवनिंग। दिव्यांशी, जी दिव्यांशी, बोर्ड पे चीज़ें जो लिखी हुई हैं क्या क्लियर आ रही हैं क्या आपको? अच्छा, अभी क्या क्लियर है? जी नवीन, अभी क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? जी गुलिस्तान, गुड इवनिंग। जी गुंजन, गुड इवनिंग। अभी सही है कौस्तुभ जी? जी धन्यवाद। प्लीज़ आप सभी अपनी अपनी सिविल प्रोसीजर कोड की जो है बेयर ले लीजिए। तो हमने कल क्लियर कर लिया था कि हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा समन एंड डिस्कवरी, सेक्शन 27 टू सेक्शन 32 सब्सटेंटिव पार्ट का सिविल प्रोसीजर कोड का। तो मैं आज समन एंड डिस्कवरी को जो है सेक्शन 27 टू सेक्शन 32 कवर कराऊं। इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम क्यों ना एक बार रैपिड रिवीजन कर लें जितना भी हमने सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 35 तक अभी तक जितना भी कवर किया हुआ है, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारा क्या क्या पार्ट रह गया है जिसे हम आगे कवर करेंगे। तो आइए आप लोग अपनी अपनी सिविल प्रोसीजर कोड की बेयर ले लीजिए और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग चलते हैं सेक्शन 1 पे, और सेक्शन 1 से हम क्लियर करना स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो प्लीज आप लोग अपनी अपनी सिविल प्रोसीजर कोड की बेयर का जो है फर्स्ट पेज जो है देखिए। तो देखिए, हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट ने जो है प्रीवियस क्लासेस ना की हो, तो प्लीज आप लोग यूट्यूब पे जाकर के हमारे वीडियोस देख सकते हैं और सारी ही वीडियोस जो है हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसको एक रैपिड रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं। तो देखिए, हमने जब सिविल प्रोसीजर कोड स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि ये प्रोसीजरल लॉ है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि इसमें टोटल जो है प्रोसीजरल पार्ट में यानी कि कितने ऑर्डर्स दिए हुए हैं। तो वहां पर हमने देखा था कि टोटल 51 ऑर्डर दिए हैं, जिसमें कि जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो है ऑर्डर 21, जो कि अपने अंदर 106 रूल को कंटेन करता है और वही हमें बताता है एग्जीक्यूशन को लेकर के। फिर हमने देखा था सब्सटेंटिव पार्ट में। तो सब्सटेंटिव पार्ट में हमने देखा था कि टोटल 11 पार्ट हैं, जिसमें कि 158 सेक्शन। ये था हमारा सीपीसी का स्टार्टिंग में जो हमने बताया था। फिर हम लोगों ने देखा था सेक्शन 1 में हमने देखा था शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इससे पहले भी हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था कि इसका एक्ट नंबर 5 है, और आपने देखा कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर पे लगा है, जिसके बाद से सिविल प्रोसीजर कोड भी क्या होगा, वहां पर उसका एक्सटेंड हो गया है।
और फिर मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको एक चीज इंपॉर्टेंट जो है कि नोट कर लेनी है, वो क्या है कि किस एंट्री नंबर के तहत जो है कि सिविल प्रोसीजर कोड जो है कि जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होगा। तो वो था एंट्री नंबर 8। तो यहां तक सबको क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 1 में देखा था इस की जो है कि 1 जनवरी 1909 से ये इन्फोर्स हुआ था और 21 मार्च 1908 को ये इनेक्ट हुआ था, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 से ये जो है कि जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो गया है। फिर हम गए थे डेफिनेशन क्लॉज की ओर, जहां पर हमने सेक्शन 2 में काफी डेफिनेशन देखी थी। जैसे कि हमने देखा था कोड इंक्लूड रूल्स, और इसको लेकर के हमने देखा था कि हाई कोर्ट की कहां कहां पावर दी हुई है रूल मेकिंग पावर। और रूल मेकिंग पावर को लेकर के हमने एक पार्ट देखा था जहां पर हमने सेक्शन देखे थे। सेक्शन आई थिंक 121 था, 122 था और 132 था, जो भी था। तो हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 1 को यानी कोड इंक्लूड रूल्स को लेकर के हमने ये देखा था कि ये रूल मेकिंग पावर कहां पर दी हुई है। फिर हम लोगों ने डिग्री देखा, डिग्री जो है कि यहाँ पे 2.2 में दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि डिग्री क्या इंक्लूड करती है और क्या इंक्लूड नहीं करती है। उसके बाद जब आप 2.3 पे जाएंगे तो वहाँ डिग्री होल्डर दिया हुआ है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट है। डिग्री होल्डर के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इसको आप जजमेंट क्रेडिटर भी कह सकते हैं। और जो यहाँ फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट 2.5 और 2.6 में दिया हुआ है, तो इसके साथ हम लोगों ने देखा था सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 44A। प्लीज आप लोग नोट करते चलिए, अगर जिसने भी जो भी ये देख रहा हो प्लीज आप साथ साथ में सारे सेक्शंस जो हैं को रिलेट करते चलिए। तो हमने फॉरेन कोर्ट फॉरेन जजमेंट देखा यहाँ पर 2.5 2.6 में, और इसके साथ मैंने आपको बताया कि हमने और भी जो है सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 44A भी कवर किया हुआ था। फिर यहाँ पर दिया हुआ है गवर्नमेंट प्लीडर 2.7 में, फिर 2.7A में हाई कोर्ट, फिर 2.7B में इंडिया, 2.8 में जज, फिर उसके बाद 2.9 में जजमेंट। और जजमेंट को लेकर के भी हमने पढ़ा था कि जजमेंट क्या होता है। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय जज आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री और ऑर्डर। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर कौन, जिसके अगेंस्ट जो है डिग्री पास होती है, और जजमेंट क्रेडिटर कौन, जिसके फेवर में पास होती है। तो जजमेंट क्रेडिटर कहिए या डिग्री होल्डर, ये 2.3 में दिया हुआ है, लेकिन जजमेंट डेटर जो है कि आपका ये 2.10 में दिया हुआ है। फिर हम लोगों ने लीगल रिप्रेजेंटेटिव देखा था सेक्शन 11 में। इसके साथ हमने सब्सटेंटिव पार्ट के कुछ और भी सेक्शन को कवर किया हुआ था, ये भी हम आगे बताते चलेंगे। फिर हम लोगों ने देखा था सेक्शन 2 क्लॉज 12 में मीन प्रॉफिट, 213 में मूवेबल प्रॉपर्टी, फिर ऑर्डर, प्लीडर, प्रेस्क्राइब, पब्लिक ऑफिसर। तो इस तरीके से हमने पूरा सेक्शन 2 को कवर किया था। फिर हम गए थे सेक्शन 3 पे, जहां पे हम लोगों ने देखा था सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। और वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट कौन सी कोर्ट होती है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉसेस और सिविल। एक बार मैं रीड कर दे रहा हूं। तो यहां हम लोगों ने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट and every civil court of grade inferior to that of district court and every court of small causes is subordinate to that high court and district court। तो ये क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबऑर्डिनेट कौन सी कोर्ट होती है, जो भी कोर्ट जो है कि इंफीरियर, जिनका ग्रेड इंफीरियर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, या जो भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस हैं, ये किसके सबऑर्डिनेट होंगी, हाई कोर्ट के भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी। इसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 4 में सेविंग क्लॉज देखा था। सेक्शन 5 में हम लोग गए थे, तो हमने देखा था कि जहां जहां पर भी रेवेन्यू लॉज नहीं बने हुए हैं वहां पर इसका एप्लीकेबिलिटी होगी, सिविल प्रोसीजर कोड की एप्लीकेबिलिटी वहां पे होगी। और जो भी यूपी का रहने वाला स्टूडेंट है उसे पता है कि यूपी में रेवेन्यू कोड जो है कि ऑलरेडी बना हुआ है। रेवेन्यू कोड आई थिंक 2006 का हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 6 देखा था, जहां हमने पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन देखा था। फिर हम गए थे सेक्शन 7 पे प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोड, और सेक्शन 8 पे प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेस कोड। और जब मैंने आपको सेक्शन 7 पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इसके साथ हम रीड विथ करेंगे ऑर्डर 50, और सेक्शन 8 के साथ हम रीड विथ करेंगे क्या, ऑर्डर 51। जो हमारा लास्ट ऑर्डर है यानी कि ऑर्डर 51 जो है उसको हम रीड विथ करेंगे सेक्शन 8 के साथ। और सेक्शन 8 क्या कहता है, प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेस कोड, और सेक्शन 7 क्या कहता है, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोड। ठीक है, तो यहां तक हमने कवर किया था। फिर उसके बाद हम लोग गए थे सेक्शन 9 पे, जहां हमने देखा था कि सिविल कौन से सिविल वाद जो है कि कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो वहां हमने देखा था जिनको भी एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार नहीं किया हुआ है उन्हें हम इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन 10, 11 और 12, सेक्शन 10, 11 और 12 ये जो है कि अभी हमारा रह गया है। फिर हमने सेक्शन 13 देखा था। सेक्शन 13 में हमने देखा था कि जो भी फॉरेन जजमेंट होती है वो कंक्लूसिव होती हैं, एक्सेप्ट कब, वहां पर आपको 6 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, अगर वो उनसे अफेक्टेड है तो वो कंक्लूसिव नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सेक्शन 14, जहां पर हमने देखा था कि फॉरेन जजमेंट को लेकर के क्या प्रिजम्पशन ड्रॉ किया जाएगा, तो वहां पर वर्ड यूज किया हुआ है सेल प्रिज्यूम। फिर उसके बाद हम लोगों ने अभी लास्ट क्लासेस में हमने देखा कि प्लेस ऑफ सुइंग क्या है। प्लेस ऑफ सुइंग जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सेक्शन 15 में देखा था कि जो सबसे निचली लोएस्ट कोर्ट होगी, जो भी कंपिटेंट हो मैटर को या सब्जेक्ट मैटर पे क्या करने के लिए, सुनवाई करने के लिए, तो हम वहां पर अपना सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। 16 में हम लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टी, 17 में हम लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका की जो 2 एरिया में आ रही हो तो उस पर हम कहां सूट इंस्टीट्यूट करेंगे वो देखा था। और सेक्शन 18 में हमने देखा था कि अगर अनसर्टेन है
तो उसको लेकर के हम कहाँ सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। फिर हम सेक्शन 19 पे गए थे, जहां हम लोगों ने देखा था मूवेबल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, और उसके बाद देखा था अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई रॉन्ग होता है तो सूट कहाँ इंस्टीट्यूट करेंगे। फिर हम गए थे सेक्शन 20 पे, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ये रेसिड्यूरी क्लॉज है, और जब रेसिड्यूरी क्लॉज मैंने आपको बताया तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर बताया हुआ है कि अगर सिंगल डिफेंडेंट है, मोर देन वन डिफेंडेंट है, या कोज ऑफ एक्शन जहां पे होली या पार्टली अराइज हुआ है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इनको छोड़ करके जो अदर कोई मैटर है उस केस में हमें अगर सूट इंस्टीट्यूट करना है तो हम कहां करेंगे, तो ये बताता है सेक्शन 20। फिर हम लोग सेक्शन 20 के बाद गए थे सेक्शन 21 पे, और मैंने वहां पे बताया था आपको कि ऑब्जेक्शन की बात कर रहा है, तो आप ऑब्जेक्शन कब रेज कर सकते हैं, प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को लेकर के, और लोकल लिमिट को लेकर के, ये हमने डील किया था। फिर हम सेक्शन 21A पे गए थे, जहां हमने सेक्शन 21 के क्लॉज ए को, यानी कि हमारा जो प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं, इसको लेकर के हमने 21A में देखा था कि आप फर्दर कोई अगर सूट इंस्टीट्यूट ला करते हैं डिग्री को चैलेंज करने के लिए, किस ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ सुइंग के ग्राउंड पे, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 21A जो है इस पे बार लगाता है। फिर हम गए थे सेक्शन 22 पे, वहां पर हमने सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 25 तक ट्रांसफर की बात की थी, और 22 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिफेंडेंट के लिए बताया हुआ है। 22 के बाद हम 23 पे गए, तो हमने बताया कि वो जो एप्लीकेशन लगा रहा है ट्रांसफर को लेकर के, वो कहां पर लगाएगा। वहां पर हमने देखा था कि अगर दो कोर्ट है और उनकी सेम अपीलेट कोर्ट है, दो कोर्ट है उनकी डिफरेंट अपीलेट कोर्ट है पर हाई कोर्ट सेम है, और दो कोर्ट है जिनकी डिफरेंट अपीलेट कोर्ट है और डिफरेंट हाई कोर्ट है, तो कहां करेंगे। 23 के बाद हम लोग 24 पे गए थे, जहां पर हमने हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर के देखा कि अगर आपको एप्लीकेशन लगाना है तो उसके लिए उसको लेकर के प्रावधान देखा, और वहां हमने देखा कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास विथड्रॉ करने की भी पावर है और ट्रांसफर करने की भी पावर है, और वो सू मोटो भी कर सकती है और आपके एप्लीकेशन पे भी कर सकती है। फिर हम लोग गए थे सेक्शन 25 पे, जहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के देखा, और वहां पर हमने देखा कि अगर आप कोई भी फ्रीलियस ग्राउंड पे, बाद में अगर पता चलता है कि आप अर्जी फर्जी किसी ग्राउंड पे ऐसा एप्लीकेशन लगा रहे हैं ट्रांसफर को लेकर के, तो वहां पर हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर मैक्सिमम 2000 रुपीज का क्या कर सकती है, फाइन इंपोज कर सकती है, और यही चीज हमने सीआरपीसी के साथ भी कोरिलेट करके देखी हुई थी। फिर आ जाइए आप लोग सेक्शन 26 पे। सेक्शन 26 जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है, और जब हम लोग ने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर के डिग्री जब हम पढ़ रहे थे सेक्शन 2 क्लॉज 2 में, तो वहां पर जब सूट आया था तो मैंने आपको बताया था कि सूट कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कब माना जाएगा, तो इसको लेकर के सेक्शन 26 बताता है, और सेक्शन 26 को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने इसको ऑर्डर 4 के साथ कोरिलेट करके देखा था। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी क्लास है आज की, यानी कि समन एंड डिस्कवरी, सेक्शन 27 टू सेक्शन 32, ये हो जाएगा 32 तक कंप्लीट। अब आइए आप लोग 33 पे। तो जब आप सेक्शन 33 पे आएंगे तो वो बात करता है जजमेंट एंड डिग्री की, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो डिग्री होगी वो जजमेंट को फॉलो करते हुए होना चाहिए। और जब हम सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिग्री पढ़ रहे थे तो हमने सेक्शन 33 रीड विथ ऑर्डर 20 भी कवर कर लिया था। फिर हम लोग गए थे सेक्शन 34 पे, जहां हमने इंटरेस्ट को देखा, सेक्शन 35 पे हमने कॉस्ट को देखा, और जब हम सेक्शन 35 का कॉस्ट देख रहे थे तो उसे हमने ऑर्डर 20A रीड विथ ऑर्डर 25, तो ऑर्डर 20A जो है आपका कॉस्ट की बात करता है और 25 सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट की बात करता है, ये हमने देखा था। फिर आप जाते हैं सेक्शन 35A पे, तो प्लीज आप लोग अपने सेक्शन 35A को देखिए। तो हमने वहां क्या बताया था कि कंपनसेटरी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अगर आप फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम लाते हैं एज अ प्लेंटिफ या एज अ डिफेंडेंट, तो आपको क्या करना होगा, कंपनसेटरी कॉस्ट पे करना होगा। और यहां पर हम लोगों ने देखा था 3000 का अमाउंट। जब आप बात करेंगे सेक्शन 25 की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फाइन इंपोज कर रही है, तो वहां हमने देखा मैक्सिमम 2000, और जब आप देखेंगे सेक्शन 35A तो यहां बात करता है मैक्सिमम 3000 रुपीज की। फिर इसके बाद जो है सेक्शन 35B हमने देखा था, और सेक्शन 35B कहता है कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। अगर आप डिले करा रहे हैं तो उसके लिए जो आपको कॉस्ट भरनी पड़ेगी उसकी बात करता है। और देखिए सेक्शन 1 से लेकर के 35B तक ये हमने अभी तक कवर कर लिया है। इसमें रह क्या गया है, तो इसमें आपका रह गया रेस सब जुडिस सेक्शन 10, रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 और 12, और उसके बाद हमारा बच जाता है क्या, समन एंड डिस्कवरी सेक्शन 27 टू 32। तो ये मैं आज कवर करा दूंगा। तो इसके बाद हमारा केवल रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा ही रह जाएगा। इसके बाद का जो सब्सटेंटिव पार्ट में प्रोविजन दिया हुआ है, यानी कि सेक्शन 36 से लेकर के सेक्शन 74 तक, वो बात करता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की। ठीक है, और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के बाद फिर हम देखते चलेंगे कि आगे क्या क्या है। फिर हमारा 75 से लेकर के 78 तक कमीशन आएगा, ऐसे करके सारे प्रोविजन हम देखते चलेंगे। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने सेक्शन 1 से लेकर के 35B तक 3 चीजें अभी तक कवर नहीं की है, रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा, समन एंड डिस्कवरी। समन एंड डिस्कवरी आज हम कवर कर लेंगे सेक्शन 27 से लेकर के सेक्शन 32 तक। इसके बाद केवल हमारा रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा सेक्शन 35B तक रह जाएगा। अदरवाइज हमने सारी चीजें जो है प्रॉपर ऑर्डर्स के साथ और रूल के साथ हमने कवर करने का पूरा प्रयास किया था, और हमने उसे कवर भी किया। तो अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्लियर ना हो, तो प्लीज आप लोग मुझे बता दीजिए, ताकि फिर हम लोग जो है अपने सेक्शन 27 से लेकर के सेक्शन 32 की ओर आगे अपनी क्लास को जो है बढ़ाएं। तो प्लीज आप लोग मुझे बता दीजिए।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हमने सेक्शन 1 से लेकर के 35B तक अभी तक क्या पढ़ा है हमने कवर किया। जहाँ पे हमने सेक्शन 1 देखा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशन क्लॉज देखा, फिर हमने सेक्शन 3 देखा 4 सेविंग क्लॉज देखा, 5 रिवेन्यू कोड को लेकर के देखा, 6 देखा पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, 7 देखा, 7 में हम लोगों ने देखा प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोड, 8 में हम लोगों ने देखा प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेज कोड। इसके बाद मैंने आपको ऑर्डर 50 ऑर्डर 51 के साथ इसको कोरिलेट करने के लिए बताया। फिर हम लोग सेक्शन 9 पे गए, 10 11 और 12 हमने अभी छोड़ दिया। 10 11 12 अगर हम छोड़ करके 13 पे चलते हैं तो 13 14 को हमने फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट यानी 2526 के साथ क्लियर किया हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दिव्यांशु वो जो है कि सेविंग क्लॉज की बात करता है, मैं अभी उसको रीड कर दूंगा, बता दूंगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 13 और 14 को कवर किया। सेक्शन 13 14 को जब हम पढ़ रहे थे तो सेक्शन 13 और 14 जो है सेक्शन 13 और 14 जो है हमने फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट के साथ देखा, यानी कि 25 और 26 के साथ, और इसी के साथ हमने 44A भी देखा था। अभी हम 35B तक ही रहते हैं कि हमने इसमें कितना पार्ट कवर किया है। 15 से लेकर के हम लोगों ने कहां तक देखा, 15 से लेकर के हम लोगों ने 21A तक प्लेस ऑफ सुइंग देखा। 15 में क्या कहता है कि आप जब सूट अपना लाएं तो क्या प्रयास करें, जब आप अपने प्लेंट को बना लें और आपको अब सूट इंस्टीट्यूट करना है यानी कि प्लेंट को प्रेजेंट करना है, तो आप प्रयास ये करिए कि सबसे निचली जो भी सक्षम न्यायालय हो वहां आप इस प्रकार का अपना प्लेंट क्या करें, प्रेजेंट करें। 16 में 17 में 18 में हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के देखा। 19 में हमने मूवेबल प्रॉपर्टी और रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन को देखा। 20 में हम लोगों ने देखा क्या कि अगर मान लीजिए कि 16 से लेकर के 19 तक कवर नहीं हो रहा है, कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर को लेकर के सूट है, तो 20 हमें क्लियर कर देता है कि आप यहां कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने 21 को देखा कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है, किस चीज को लेकर के, प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को लेकर के, या कोर्ट की लोकल लिमिट को लेकर के, तो इसको लेकर के हमने देखा। 21A जो है बार लगाता है कि आप फर्दर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, किस चीज को लेकर के, प्लेस ऑफ सुइंग के ग्राउंड पे किसी डिग्री को चैलेंज करने के लिए। इसके बाद हम लोगों ने 22 से लेकर के 25 तक सिविल केसेस में कैसे ट्रांसफर होगा ये देखा। और जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमने सीआरपीसी के सेक्शन 406, 407, 408 भी कवर किया हुआ था। मैंने आपको दोनों में डिफरेंस भी बताया था ताकि आपको आसानी हो याद करने में। और 25 के बाद हम लोगों ने 26 देखा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर के, इसको हमने ऑर्डर 4 के साथ कवर किया था। फिर उसके बाद हमने 27 को लेकर के 32 तक क्या पढ़ना है, 27 से लेकर के 32 तक जो हमको पढ़ना है वो समन एंड डिस्कवरी है, इसको भी हम पढ़ेंगे। और इसको जब हम पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को प्लीज याद रहना चाहिए कि जो ऑर्डर 5 है और जो ऑर्डर 16 है इसका भी रोल है यहाँ पे। फिर उसके बाद जब हम 32 के बाद जाते हैं 33 पे, तो जजमेंट एंड डिग्री की बात करता है। और जब हम वो पढ़ रहे थे तो उससे पहले हमने ये टॉपिक को कोरिलेट किया था डिग्री से, सेक्शन 2 के क्लॉज 2 से। और 33 को उसके बाद हम लोगों ने कोरिलेट किया था ऑर्डर 20 से। ऑर्डर 20 भी जजमेंट एंड डिग्री की बात करता है। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद जब 33 के बाद हम बढ़े थे 34 पे, तो हमने वहां इंटरेस्ट को लेकर के देखा था। और इंटरेस्ट को मैंने आपको बताया था कि कई चीजें डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइंड है, लेकिन कई चीजें हमारे आगे के पार्ट में। तो इंटरेस्ट था, कॉस्ट था। कॉस्ट को 35 में जब मैं बता रहा था तो मैंने आपको ऑर्डर 20A और ऑर्डर 25 बताया था। फिर उसके बाद हम लोग गए थे कहां पे, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले और कॉस्ट फॉर फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम, इसको हमने 35A और 35B में कवर किया। फिर मैंने आपको बताया कि 36 से 74 तक सब्सटेंटिव पार्ट में एग्जीक्यूशन को लेकर के है, और ऑर्डर 21 में 106 रूल जो है ये एग्जीक्यूशन को लेकर के। तो आगे की क्लासेस में हम क्या करेंगे वो तो हम आगे करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहां तक यानी कि 35B तक हमारी अब दो चीजें रह जाएंगी, मात्र एक रेस सब्जुडियूस और रेस जुडिकाटा। और उस आज जब ये कवर हो जाएगा उसके बाद बाकी हमने सारी चीजें जो हैं ऑर्डर रूल मतलब जितने भी प्रोविजंस हैं उनको समझने का और उनके साथ को रिलेट करने का पूरा प्रयास किया और उसको बाकायदा समझा भी। तो मुझे लगता है कि अब मुझे आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो प्लीज आप लोग मुझे एक बार फिर बता दीजिए तो चलिए जब सबका क्लियर है तो आइए हम देखते हैं आगे। अब जो है कि मैं आपको समन और डिस्कवरी पढ़ाऊं तो पहले इसके पहले की चीजें हम समझ लेते हैं, आखिर इसकी नौबत कब आती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर 6 जो है ये प्लीडिंग की बात करता है, और प्लीडिंग क्या कंटेन करता है अपने अंदर, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग आपका दिया हुआ है ऑर्डर 6 में, प्लेंट आपका दिया हुआ है ऑर्डर 7 में, और रिटेन स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका ऑर्डर 8 में। अब ध्यान से समझिएगा, प्लेंटिव जो होता है वो प्लेंट ड्रॉ करता है, उसके बाद वो प्रेजेंट करता है, और जैसे ही प्रेजेंट करता है सूट इंस्टीट्यूट मान लिया जाता है। जब प्लेंट वो प्रेजेंट करता है तो डिफेंडेंट के पास क्या होता है, नोटिस जाती है, समन इशू होता है कि वो क्या करे, प्लेंट का जवाब दे। और वो अपना जवाब कैसे देता है, रिटन स्टेटमेंट के फॉर्म में। जब आपसे यूपीजे के मेंस में प्रोसीजरल लॉ के पेपर में 40 मार्क्स का जब एक क्वेश्चन आएगा, तो वो जब क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कि वो सूट फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन को लेकर के आता है, या सूट फॉर मान लीजिए कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के आता है,
तो आपको जब वो क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे यही कहेगा कि आप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को फॉलो करते हुए प्लेंट ड्रॉ करिए प्लेंटिव की तरफ से, और उसके बाद उसके जवाब में एक रिटन स्टेटमेंट ड्रॉ करिए डिफेंडेंट की तरफ से। तो यही जो होता है कि प्लेंट जब आप प्रेजेंट करते हैं एज अ प्लेंटिव, तो सामने वाला जो पार्टी होती है यानी कि जो डिफेंडेंट होता है उसे रिटन स्टेटमेंट देना होता है, और इसको लेकर के हमने देखा था कि विद इन 30 डेज उसको रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है। और वहां हमने देखा था कि फर्दर 60 डेज एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम 90 डेज भी हो सकता है, यानी कि 30 + 90 नहीं, 30 + 60 = 90। मतलब 30 तो होना ही चाहिए, वो जनरल रूल है। एक्सेप्शनल केसेस में उसे मैक्सिमम 90 डेज एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आप बात को समझिए। अब मान लीजिए कि आपने एज अ प्लेंटिव प्लेंट अपना क्या किया, सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 को फॉलो करते हुए प्रेजेंट किया। अब मान लिया जाएगा कि आपका सूट क्या हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, और सूट में आपको पहले ही बता चुका हूं कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो यहां तक आपको क्लियर होगा, यानी कि आपने एज अ प्लेंटिव प्लेंट ड्रॉ किया, सामने वाले से रिटन स्टेटमेंट आएगा, तो आप अपना जो प्लेंट क्या करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये गाइड करता है आपका सब्सटेंटिव पार्ट का सेक्शन 26 और प्रोसीजरल पार्ट का आपका ऑर्डर 4। इसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं कि जब आप अपना क्या करेंगे, प्लेंट प्रेजेंट करेंगे, तो WS लगाएगा कौन, डिफेंडेंट, और ये जो रिटन स्टेटमेंट है ये दिया हुआ है ऑर्डर 8 में। जब ये ऑर्डर 8 के तहत क्या करा देगा, रिटन स्टेटमेंट लगा देगा। अब क्या होगा, इसके बाद जब आती है बारी पार्टीज के अपीयरेंस की, यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज वगैरह होंगी, और उसके बाद डेट आएगी, और डेट पे पार्टीज को प्रेजेंट होना होता है। तो जब पार्टीज को प्रेजेंट होना होता है, इसी को लेकर के बताता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज को लेकर के क्या, ऑर्डर 9। तो जो पार्टीज अपीयर होंगी, आखिर क्यों अपीयर होती है कोर्ट में, आपने देखा होगा कि आप इसे आम बोलचाल की भाषा में हम समझते हैं कि आपने देखा होगा कि कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। ट्रायल जब चल रहा होता है या कोई प्रोसीडिंग चल रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने होती है और लॉयर द्वारा उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोर्ट में उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है, तभी तो हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो देखिए, कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, फाइनल कंक्लूजन तक, अब क्या होता है कि पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा, डिस्कवरी और इंस्पेक्शन होगा, और विटनेसेस का भी आना होगा। तो यहां पर जो अपीयरेंस कराया जाएगा, यही अपीयरेंस कराने को लेकर के हम यहां पर पढ़ेंगे सब्सटेंटिव पार्ट में सेक्शन 27 टू सेक्शन 32। अब यहां पर समझिए कि यहां क्या क्या होगा। तो जब पार्टीज अपीयर होंगी तो उनका एग्जामिनेशन होगा, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन होगा, और विटनेसेस का भी अटेंडेंस लगाई जाएगी, क्योंकि कुछ विटनेसेस होंगे जो कि प्लेंटिव की तरफ से प्रेजेंट होंगे, और कुछ विटनेसेस जो होंगे वो डिफेंडेंट की तरफ से प्रेजेंट होंगे। और यही एग्जामिनेशन को लेकर के जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। तो यही जो एग्जामिनेशन होता है, जो एविडेंस एक्ट में आप पढ़ते हैं, वो उसको आपको यही कोरिलेट करके देखना है। तो ये था आपका मतलब बेसिक। हम यहां तक क्यों जा रहे हैं, इससे पहले का ये था कि क्या होगा, प्लेंटिव प्लेंट ड्रॉ करके उसको प्रेजेंट करेगा अकॉर्डिंग, मतलब फॉलो करते हुए सेक्शन 26 ऑर्डर 4 को। उसके बाद क्या होगा कि डिफेंडेंट के द्वारा रिटन स्टेटमेंट दिया जाएगा ऑर्डर 9 को फॉलो करते हुए और 8 को फॉलो करते हुए। इसके बाद पार्टीज के अपीयरेंस की जब बारी आएगी तो वहां कोर्ट में डेट तय होगी, उस दिन पार्टीज को अपीयर होना होता है। तो जो पार्टीज को अपीयर होना होता है तो उन्हें क्या किया जाएगा, डिफेंडेंट को या प्लेंटिव को नोटिस और समन जारी होगा कि भाई आप फला डेट पे आइए और कोर्ट में प्रेजेंट होइए। और उसके बाद जब ये प्रेजेंट होंगे तभी इनका एग्जामिनेशन होगा, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन होगा। तो ये सारी चीजें तभी आगे फॉलो होंगी। तो ये था हमारा बेसिक। अब इसके बाद हम चलेंगे कहां, सिविल प्रोसीजर कोड के समन और डिस्कवरी को लेकर के जो सेक्शन 27 से लेकर के 32 तक का प्रोविजन दिया हुआ है, इसे समझेंगे। ठीक है, और इसे समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि यहां पर जो कंपेल किया जा रहा है पार्टीज को अपीयर करने के लिए, ये केवल यहीं पर है। जब आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 पढ़ते हैं, तो जब आप वहां का चैप्टर 6 देखते हैं, यानी चैप्टर 6 कहता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, और जब आप वो देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि सेक्शन 60A जो अरेस्ट का लास्ट सेक्शन है, वो जब खत्म होता है तो उसके बाद सेक्शन 61 से लेकर के सेक्शन 69 तक समन की बात करता है, फिर सेक्शन 70 से लेकर के सेक्शन 81 तक वारंट की बात करता है, फिर सेक्शन 82 से लेकर के 86 तक बात करता है प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट की, और फिर उसके बाद अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, यानी ये जो प्रोसेस है समन और वारंट वाली, इससे रिगार्डिंग अदर जो प्रोसेस है उसकी बात करता है वहां सेक्शन 87 से लेकर के सेक्शन 90 तक। ठीक है, तो हमने समझा कि सिविल प्रोसीजर कोड में जो हम यहां पढ़ेंगे समन एंड डिस्कवरी सेक्शन 27 से लेकर के सेक्शन 32 तक, इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि सिविल प्रोसीजर कोड में ही फॉलो होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी समन और वारंट जारी होता है ताकि उनको कंपेल किया जा सके अपीयरेंस के लिए। वहां मैंने आपको बताया कि जब आप चैप्टर 6 देखेंगे तो वहां पर यह प्रावधान आपको मिल जाएगा।
सेक्शन 61 से लेकर के 69 तक समन की बात करता है, 70 से 81 तक वारंट की बात करता है, 82 से लेकर के 86 तक आपके क्या बात करता है, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट की, और उसके बाद अदर रूल्स रिगार्डिंग दैट प्रोसेस आपको बताता है कहां, 87 से लेकर के 90 तक। तो ये था आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि कवर हो गया। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये क्लियर हो गया। अब हमारा बच जाता है सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 27 टू सेक्शन 32। यहां तक सबको क्लियर होगा? फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, ताकि अब हम जब स्टार्ट करें तो हम सेक्शन 27 से सेक्शन 32 तक सारी चीजें कवर करते चलें। जी गुलिस्तान, क्या अभी आपको क्लियर आ रहा है? नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, मैंने आपको जो आज हम सामान्य डिस्कवरी पढ़ेंगे सेक्शन 27 टू 32 पढ़ाने से पहले बता दिया कि सेक्शन 1 से 35B तक हमने सीपीसी में क्या पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया कि जो सामान्य और डिस्कवरी की नौबत आती है यानी 27 से 32 तक क्यों आती है, इसको लेकर के हमने समझा। फिर सेक्शन 27 से लेकर के 32 पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि ये सिविल प्रोसीजर कोड में ही फॉलो होता है। इसको लेकर के हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चैप्टर 6 भी देखा, जो कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, समन को लेकर के सेक्शन 61 से लेकर के 69, वारंट को लेकर के 70 से लेकर के 82, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की देखी। अब बच जाता है हमारा समन एंड डिस्कवरी को लेकर के सेक्शन 27 टू सेक्शन 32। अब जो हमारा बच जाता है सेक्शन 27 टू 32, तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करें। अब देखिए, आप लोग प्लीज अपनी बेयर ले लीजिए। अगर बोर्ड पे किसी को क्लियर ना भी दिख रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। प्लीज आप लोग अपनी अपनी बेयर में सेक्शन 27 जो है कि मैं स्टार्ट करूंगा, तो सेक्शन 27 देखिए। तो देखिए, समन एंड डिस्कवरी को लेकर के 27 टू 32 हमें यहाँ पे पढ़ना है। मेनली जो है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप लोग इसे जो है ध्यान से पढ़िएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, सेक्शन 27 क्या कहता है, समन टू डिफेंडेंट। डिफेंडेंट वर्ड पे आप बोला करिए, कल को आपको क्वेश्चन पूछे कि सेक्शन 27 में जो समन की बात किया हुआ है किसके रिगार्डिंग किया है, तो केवल सेक्शन 27 में डिफेंडेंट की बात किया है। अब इसके बाद ये क्या कहता है, कहता है कि वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, अ समन मे बी इशूड to the defendant to appear and answer the claim and may be served in a manner prescribed on such day not beyond 30 days from the date of the institution of suit। तो देखिए, यहां क्या कहता है सेक्शन 27 कि डिफेंडेंट को समन इशू होगा। किस चीज को लेकर के, अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तो समन इशू होगा डिफेंडेंट को कि वो अपीयर हो और आंसर करे, और ये इसे कितने दिन के भीतर करना होगा, तो जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उसके 30 डेज के भीतर। तो ये 30 डेज वाला जो है आपको इसे मार्क करना है, और जो ये डिफेंडेंट वर्ड है इसे मार्क करना है। और ये बात करता है किसकी, डिफेंडेंट की। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 27। अब आइए 28, 29, 30 ये सारे सेक्शन पढ़ने से पहले हम 31 देख लेते हैं। तो प्लीज आप लोग अब सेक्शन 27 के बाद सीधा सेक्शन 31 देखिए। अब जब आप सेक्शन 31 देखेंगे तो ये बात करता है विटनेसेस को लेकर के, समन टू विटनेसेस। आइए देखते हैं ये क्या कहता है सेक्शन 31। सेक्शन 27 तो डिफेंडेंट के बारे में बता रहा था, अब आइए देखते हैं सेक्शन 31 क्या कहता है। तो सेक्शन 31 कहता है कि द प्रोविजन इन सेक्शन 27, 28, 29 शैल अप्लाई टू समन टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो देखिए, जो कि सेक्शन 31 आप जब देखेंगे तो यहाँ विटनेसेस वर्ड पे आप मार्क करिए, और ये क्या कह रहा है कि जो आप 27, 28, 29 में डिफेंडेंट को जो समन इशू हो रहा है उसके रिगार्डिंग में जो फॉलो करेंगे, आपको वही सारे प्रोविजन फॉलो करने होंगे। किसको, जब समन इशू होगा तो, जब किसी विटनेस के रिगार्डिंग समन इशू होगा तो। और यहां पर विटनेसेस को किस लिए समन इशू हो रहा है, तो सेक्शन 31 कहता है कि वो एविडेंस प्रोड्यूस करें, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, या अदर जो भी मटेरियल, इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं उनको प्रोड्यूस कराने के लिए। तो सेक्शन 31 विटनेसेस के रिगार्डिंग है, सेक्शन 27 डिफेंडेंट के रिगार्डिंग है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 27 को लेकर के 32। जब हम 27 टू 32 देख रहे थे तो मैंने आपको बताया कि 27 में डिफेंडेंट की बात किया हुआ है, और ये क्या कहा है कि विद इन 30 डेज ऑन द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब जो यहां आप सेक्शन 27 देख रहे हैं, आप इसको इज इक्वल टू सेक्शन 31 भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेक्शन 31 कहता है कि समन टू विटनेसेस,
और ये क्या कहता है कि आपको वही चीज प्रोविजन फॉलो करने होंगे जो 27, 28 और 29 में दिए हुए हैं। और 27, 28 और 29 किसके रिगार्डिंग दिया हुआ है? डिफेंडेंट के रिगार्डिंग। तो यहां पर ये क्या कह रहा है सेक्शन 31 कि जो विटनेसेस के रिगार्डिंग समन इशू होगा सेम उसमें वही फॉलो होगा प्रोसीजर जो सेक्शन 27, 28 और 29 में दिया हुआ है। सेक्शन 27 कह रहा है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के विद इन 30 डेज अगर समन इशू हुआ है तो इनको क्या होना होगा? अपीयर होना होगा। और सेक्शन अपीयर होना होगा आंसर करने के लिए। और सेक्शन 31 भी वही बात कहता है कि आपको सेक्शन 27 फॉलो करना होगा। इसका मतलब कि इन्हें भी 31 डेज होगा। अब आइए इसके बाद हम आगे देखें। तो सेक्शन 27 डिफेंडेंट को लेकर के था, सेक्शन 31 विटनेसेस को लेकर के था। कल को अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि समन जो होता है डिफेंडेंट को ये किस ऑर्डर के तहत होता है, तो आपको यहां पर नोट करना है कि ऑर्डर 5। जब आप सेक्शन 27 पढ़ें तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि सेक्शन 27 रीड विथ ऑर्डर 5। और जब आप सेक्शन 31 रीड करें तो आप इसको रीड विथ कर सकते हैं ऑर्डर 16 के साथ। तो प्लीज आप अपनी बेयर में आप लोग ये चीजें मार्क कर लीजिए या नोट कर लीजिए। सेक्शन 27 के साथ आप ऑर्डर 5 जोड़ लीजिए और सेक्शन 31 के साथ आप ऑर्डर 16 जोड़ लीजिए। सेक्शन 27 डिफेंडेंट को लेकर के था, सेक्शन 31 आपको किसको लेकर के था? सेक्शन 31 आपका विटनेसेस को लेकर के था। और ऑर्डर 5 आप 27 के साथ देखेंगे, ऑर्डर 16 आप 31 के साथ देखेंगे। अब इसके बाद हमारे इस पार्ट में जो बच जाता है वो है 28, 29, 30 और 32, यानी कि 4 सेक्शन और रह जाते हैं। क्योंकि हमने 27 देखा डिफेंडेंट को लेकर के, 31 देखा और विटनेसेस को लेकर के। और मैं एक बार लास्ट में समराइज कर दूंगा तो जिसका कुछ रह भी गया हो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एक बार फिर से इसे समराइज करके पढ़ लेंगे। तो प्लीज आप लोग अपनी अपनी बेयर में सेक्शन 28 देखिए। और 28 पहले मैं रीड कर देता हूं, फिर उसके बाद हम समझ लेंगे, या पहले समझ लेते हैं सेक्शन 28 के बारे में। तो देखिए सेक्शन 28 क्या कहता है। हमने 27 देखा डिफेंडेंट को लेकर के और 31 देखा विटनेसेस को लेकर के। सेक्शन 28 क्या कहता है? ये मान लीजिए ये कहता है कि अगर आपको किसी डिफेंडेंट या विटनेस को क्या करना है? समन जारी करना है और वो रिसाइड कर रहा है आउटसाइड द, वो रिसाइड कर रहा है अनदर स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। मान लीजिए कि ये है डिफेंडेंट ए और ये है विटनेस बी। जो कोर्ट है वो कोर्ट है उत्तर प्रदेश राज्य की, लेकिन जिस समय इनको समन इशू करना है ये इस समय मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं दोनों, विटनेस और डिफेंडेंट। तो जो यहां की कोर्ट होगी ये कोर्ट क्या करेगी? इनके खिलाफ समन जारी करेगी और भेज देगी दूसरे राज्य के न्यायालय के पास। और जब ये भेजेगी तो इसे इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो लॉ वहां पर फॉलो होता है उस लॉ, उस रूल को फॉलो करते हुए ही समन इसको इशू करना होगा। इसके बाद जब यहां पर कोर्ट एक्स द्वारा इशू किया जाएगा और यह कोर्ट वाई को मिलेगा तो कोर्ट वाई उस पर क्या काम करेगा कि जैसे कोर्ट एक्स अपने यहां समन इशू करता और वो समन इशू होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होता जिस प्रकार से, वैसे ही जब समन यहां बना करके वाई को सौंपेगा तो वाई को भी वह समन वैसे ही उसको क्या करना होगा? उसके आगे कार्रवाई करनी होगी कि मानो समन उसी के द्वारा क्या किया गया है? इशू किया गया है। और जब वाई इसको लेकर के कोई स्टेप लेंगे और फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे तो जब ये तैयार कर लेंगे तो इसे वापस भेज देंगे कोर्ट एक्स के पास, यह बताने के लिए कि हमने क्या किया कि जो आपके यहां से समन हमारे यहां आया था उसको हमने अपने यहां उसके ऊपर वर्क किया। और इसको लेकर के आगे आपको एक और प्रोविजन मिलेगा कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वह जो है कि हिंदी है, लेकिन जो मध्य प्रदेश से आई हुई रिपोर्ट है वह उसमें कुछ कोई अन्य भाषा दी हुई है, मान लीजिए कि वो तमिल भाषा में है, ठीक है। तो आगे इसमें बताता है कि अगर ऐसा है तो जो ये वाई कोर्ट होगी, अगर ये एक्स कोर्ट के द्वारा जो समन गया था, इस एक्स कोर्ट के यहाँ जो भाषा चलती है अगर वो हिंदी है तो इन्हें साथ साथ हिंदी भाषा में भी उसको ट्रांसलेट करा करके भेजना होगा। और अगर अदर देन हिंदी है तो हिंदी या तो इंग्लिश में इनको क्या करना होगा? इसको ट्रांसलेट करके उनको भेजना होगा। ये कहता है सेक्शन 28। और आइए मैं रीड कर लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सेक्शन 28 क्या कहता है। सेक्शन 28 कहता है सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट रिसाइड इन अनदर स्टेट।
अगर डिफेंडेंट अदर स्टेट में रिसाइड कर रहा है तो सर्विस ऑफ समन कैसे होगा। और सेक्शन 31 आपको कह रहा था कि जो आप 28 में डिफेंडेंट को लेकर के फॉलो करेंगे वही किसी विटनेस को लेकर के फॉलो करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ विटनेस वर्ड भी ऐड हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। तो इसके दिए हुए तीनों क्लॉज को हम समझते हैं। पहला क्लॉज कहता है कि अगर कोई भी समन सेंड होता है सर्विस के लिए किसी अदर स्टेट में कोर्ट एक्स द्वारा, तो इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स इन फोर्स इन दैट स्टेट। तो जो मैंने आपको बताया कि कोर्ट एक्स द्वारा अगर कोई समन कोर्ट वाई को भेजा जा रहा है जो कि अदर स्टेट की कोर्ट है, तो यहां पर कोर्ट एक्स को जब वो समन भेज रही है तो उसी रूल को फॉलो करते हुए भेजना होगा जो कोर्ट वाई के ऊपर लगता है। और जब हम रूल्स पढ़ रहे थे सेक्शन 2 क्लॉज 1 में, तो मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट रूल बनाती है। इसको लेकर के हम लोगों ने सब्स्टेंटिव पार्ट में प्रोविजन देखा था। तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जो रूल बनाए गए होंगे उसी रूल को ये कोर्ट फॉलो करती होगी। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा रूल बनाए गए होंगे वो उत्तर प्रदेश की जो कोर्ट है वो फॉलो करती होंगी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत। तो यहां पर इनको ऐसा नहीं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा रूल बनाए गए हैं उसके तहत इनको समन इशू करना है ना, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जो भी रूल प्रेस्क्राइब है इसके रिगार्डिंग उसको फॉलो करते हुए एक्स को समन उसको भेजना होगा। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 28 का पार्ट 1। अब आइए देखते हैं सेक्शन 28 का पार्ट 2 क्या कहता है। 28 का 2 कहता है कि द कोर्ट टू विच सच समन इज सेंट shall upon receipt thereof proceed as if it has been issued by such court। देखिए मैंने जो आपको बात बताई थी कि जब कोर्ट एक्स द्वारा समन वाई को मिलेगा तो वो उसे ऐसे फॉलो करेगी या उसके ऊपर ऐसे वर्क करेगी कि मानो वो समन उसी के द्वारा इशू किया गया है। फिर कहता है and shall then return the summon to the court issue together with the record of its proceeding with regard thereto। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट वाई को क्या करना होगा, जो भी रिकॉर्ड्स हैं जब उसने समन पे वर्क किया तो जो भी रिकॉर्ड तैयार किए हैं वो उसको वापस कोर्ट एक्स को सेंड करना होगा। अब आइए इसका देखते हैं थर्ड क्लॉज क्या कहता है। तो कहता है कि वेयर द लैंग्वेज ऑफ द समन सेंट फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड रेफर टू इन सबसेक्शन 1, a translation of the record in Hindi where the language of the court issuing the summon is Hindi, or in Hindi or in English where the language of such record in other than Hindi or English shall also be sent together with the record sent under that subsection। तो ये कहता है कि मान लीजिए कि कोर्ट वाई द्वारा, मैंने आपको बताया कि तमिल भाषाई राज्य है और मान लीजिए कि यहाँ के तमिल भाषा में इन्होंने क्या किया, उसको जो है रिकॉर्ड को तैयार किया और इनको सेंड कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट एक्स है इसके यहाँ तो हिंदी भाषा चलती है, तो इनको क्या करना होगा, सारे रिकॉर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करके एक्स को सौंपना होगा। और मान लीजिए कि यहाँ हिंदी ना चल करके कोई और भाषा चलती है, तेलुगु भाषा चलती है, तो इस केस में वाई को या तो हिंदी या तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड्स को क्या करना होगा, कोर्ट एक्स को सेंड करना होगा। तो हम लोगों ने सेक्शन 27 देखा कि डिफेंडेंट को लेकर के जो समन इशू होगा उसको, 31 देखा जो विटनेसेस को लेकर के इशू होगा उसको, 28 देखा चाहे समन हो चाहे डिफेंडेंट हो चाहे विटनेस हो, अगर वह रिसाइड कर रहा है आउटसाइड मतलब द स्टेट, यानी कि जिस कोर्ट द्वारा इशू किया जाना है उस स्टेट में ना होकर के वह इस समय दूसरे स्टेट में है, तो क्या फॉलो करेंगे, तो 28 फॉलो करेंगे। और 28 को वो कोर्ट कैसे कैसे फॉलो करेगी ये बताया हुआ है सेक्शन 28 में। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन 29 को। तो 29 कहता है सर्विस ऑफ फॉरेन समन। अब यहां समझिएगा, यहां क्या हो रहा था कि एक एक्स कोर्ट द्वारा वाई कोर्ट में जा रहा था। अब यहां पे जब हम सेक्शन 29 पढ़ेंगे तो यहां दूसरी किसी कोर्ट से, बाहर की किसी कोर्ट से हमारे यहां समन आएगा, उस केस में बताया है। यहां हम दूसरे स्टेट की कोर्ट को भेज रहे थे तो क्या फॉलो करना पड़ रहा था ये बताया हुआ था। अब मान लीजिए कि बाहर की किसी कोर्ट द्वारा हमारे पास आता है तो हम क्या फॉलो करेंगे ये बताया हुआ है सेक्शन 29 में। अब आइए देखते हैं सेक्शन 29 क्या कहता है। तो सेक्शन 29 कहता है कि सर्विस ऑफ फॉरेन समन, समन एंड अदर प्रोसेस। तो फॉरेन समन आती है तो उसको लेकर के हमें कैसे फॉलो करना है। तो कहता है कि कोई सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट जो भी स्टैब्लिश है भारत के किसी भी पार्ट में, जिस पर जो भी प्रोविजन है सीपीसी के एक्सटेंड नहीं होते, उसे यहां पर कहा है फॉरेन समन को लेकर के। मतलब समझिए, जब हम लोग सेक्शन 1 पढ़ रहे थे तो हमने वहां शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड देखा था। मान लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर पे सीपीसी का प्रावधान नहीं लगता है, तो जम्मू एंड कश्मीर की कोई कोर्ट द्वारा हमारे यहां भेजा जाता है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि अगर कोई सिविल या रेवेन्यू कोर्ट द्वारा जो कि भारत के किसी पार्ट में है लेकिन उसपे सीपीसी नहीं लगी हुई है, तो उस कोर्ट द्वारा अगर समन भेजा गया है तो। दूसरा कहता है एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट स्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। कोई ऐसी कोर्ट है कि जो कि स्टैब्लिश है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लेकिन कहां है, आउटसाइड इंडिया। फिर तीसरा कहता है कोई सिविल या रेवेन्यू कोर्ट है जो कि आउटसाइड इंडिया है, जहां पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन द्वारा क्या डिक्लेयर कर दिया है कि इस सेक्शन के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ठीक। तो वो कहता है कि मे बी सेंट टू द कोर्ट्स इन द टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड एंड सर्व एज इफ दे वर समन इशूड बाय सच कोर्ट। तो इन तीनों कोर्ट्स द्वारा अगर कोई समन आता है
तो उनको हम ऐसे ही फॉलो करके आगे प्रोसेस में लाएंगे जैसे कि मान लो कि वो हमारी ही कोर्ट द्वारा समन क्या किए गए हैं, इशू किए गए हैं। तो ये हमने समझा कि सेक्शन 28 क्या कहता है, एक स्टेट की किसी कोर्ट द्वारा दूसरे स्टेट की किसी कोर्ट में, और 29 क्या कहता है, फॉरेन समन की बात करता है। और यहां फॉरेन समन से आप ये मत समझिएगा कि किसी फॉरेन कोर्ट द्वारा, कोर्ट इंडियन ही है। कैसे, पहले ही बताया हुआ है कि वो कोर्ट पे सीपीसी का एक्सटेंट नहीं है, बट वो कोर्ट है इंडिया में। वह कोर्ट आउटसाइड इंडिया है, बट उस पे सीपीसी का एक्सटेंट है। तीसरा क्या कहता है कि वह कोर्ट आउटसाइड इंडिया है, बट डिक्लेयर कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि वह क्या है, कि वो डिक्लेयर कर दिया गया है कि उसके ऊपर ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो अगर ऐसा कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन द्वारा, तो क्या होगा कि अगर वहां से कोई समन आता है तो उस समन को हम ऐसे ही परिवर्तन में लाएंगे जैसे कि मानो कि वो हमारे यहाँ की न्यायालय द्वारा समन क्या हुआ है, इशू हुआ है। तो हमारा 27, 28, 29 और 31 ये जो हो गया है कि कवर। ठीक है, अब हमारा बच जाता है 31 और 32। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए, क्योंकि जो 31 है और 32 है ये थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने जो क्या समझा कि 27 को 31 से रीड विथ किया, वहां हमने डिफेंडेंट देखा, वहां हमने विटनेसेस देखा। 28 को हमने देखा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और 29 को देखा कि कोई फॉरेन समन आती है तो उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो हमारा 28 और 29 हमने एक साथ देखा, 27, 31 एक साथ देखा। अब हमारा रह जाता है 30 और 32। अब जो है कि आप लोग प्लीज अपनी बेयर में सेक्शन 31 30 और 32 देखें। तो देखिए सेक्शन 30 जो है वो कहता है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। ये कहता है कि सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड लिमिटेशन जो भी प्रेस्क्राइब है, कोर्ट किसी भी समय या तो खुद के मोशन पे या तो सामने वाली पार्टीज के एप्लीकेशन पे, इस पे जो है कि आप तीनों वर्ड पे मार्क करिए। सेक्शन 30 के जो हमने पहला क्लॉज देखा है, तो पहले क्लॉज में जो आपके तीन वर्ड हैं, एट एनी टाइम, ऑन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, इन तीनों वर्ड पे जो है आप मार्क करिए। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कब जो है डिस्कवरी के लिए ऑर्डर करेगी कोर्ट, किसी भी समय, खुद के मोशन पे भी, या तो किसी भी पार्टी के तहत तरफ से उसके पास क्या आता है, कोई एप्लीकेशन आता है तो। और यहां पर कोर्ट जो ऑर्डर करेगी वो किस चीज के लिए कर सकती है, तो कोर्ट यहां पर ऑर्डर कर सकती है जो भी नेसेसरी या रीजनेबल हो किसी भी मैटर से रिलेटेड डिस्कवरी के लिए, आंसर कराने के लिए इंट्रोगेटरीज का, एडमिशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट या फैक्ट का, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन या प्रोडक्शन या इंपाउंडिंग कराने के लिए या रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट कराने के लिए ऑर्डर कर सकती है। अदर मटेरियल जो भी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेबल हो एज ए एविडेंस, उनके लिए ऑर्डर कर सकती है। फिर दूसरा कहता है इशू कर सकती है समन किसी पर्सन को कि जिसकी भी अटेंडेंस क्या है, रिक्वायर है, किस चीज के लिए, कोई एविडेंस देने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, या किसी ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। और तीसरा कहता है कि ऑर्डर कर सकती है किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, कैसे, बाय एफिडेविट। तो यहां सेक्शन 30 बताता है आपको कि कोर्ट जो है स्यो मोटो या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी एट एनी टाइम क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है डिस्कवरी के लिए। और यहां पर हम लोगों ने देखा तीन पार्ट में कि किसी फैक्ट को एफिडेविट द्वारा प्रूव कराने के लिए, किसी पर्सन को समन कर सकती है जिस पर्सन का क्या है, अटेंडेंस रिक्वायर्ड है, या फिर वो ऑर्डर कर सकती है किस चीज के लिए, इंट्रोगेटरीज के आंसर कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए किसी डॉक्यूमेंट का या किसी फैक्ट का, ऑर्डर कर सकती है डिस्कवरी को लेकर के, इंस्पेक्शन को लेकर के, प्रोडक्शन को लेकर के, इंपाउंडिंग को लेकर के, और रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो ये था हमारा सेक्शन 30। और जो आप सेक्शन 30 पढ़े तो आप इसको सीआरपीसी के सेक्शन 91 से कोरिलेट कर सकते हैं। अब हमारा रह जाता है लास्ट सेक्शन, सेक्शन 32। अब देखिए सेक्शन 32 केवल बात करता है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। जैसे हम लोगों ने जब सेक्शन 35A देखा था, वहां भी क्या हो रहा था, आप फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम ला रहे थे तो आपके ऊपर जो है फाइन इंपोज हो रहा था। फिर हमने 35B क्या देखा था, आप डिले कर रहे हैं इसको लेकर के। वैसे ही आप समझिए कि सेक्शन 32 भी क्या बात करता है कि जिसको समन इशू हुआ है
वो समन इशू होने के बाद उसको फॉलो नहीं करता है, तो उसके खिलाफ क्या क्या हो सकता है यह बताता है आपको सेक्शन 32। अब जब देखिए सेक्शन 32 में दिया हुआ है, तो मैं रीड करता हूं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। वो कहता है कि द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू whom a summon has been issued under section 30 and for that purpose may। तो देखिए सेक्शन 30 में जो कोर्ट समन इशू कर रही है किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे या तो अपने मोशन पे किसी भी समय डिस्कवरी को लेकर के, और मान लीजिए कि सामने वाली पार्टी क्या करती है, पर्सन क्या करता है, जिसको भी ऐसा समन इशू हुआ है वह उसको फॉलो नहीं करता है, तो यहां पर कोर्ट के पास पावर आ जाती है कि ये उस पर्सन के अगेंस्ट क्या क्या कर सकती है, इसको लेकर के सेक्शन 32 बताता है। और सेक्शन 32 कहता है कि वह इशू कर सकता है वारंट उसके अरेस्ट के लिए, यानी कि अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है कोर्ट, सिविल कोर्ट अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है, अटैच और सेल कर सकती है उसकी प्रॉपर्टी। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में आता है 3 चीजें दी हुई होती हैं, एक चीज नहीं रहती है, आप वहां फंस जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है, प्रॉपर्टी को अटैच और सेल कराने का ऑर्डर कर सकता है, इंपोज कर सकता है फाइन, लेकिन मैक्सिमम कितना, 5000। 1999 में ये अमेंडमेंट हुआ है, इससे पहले यहां पर 500 रुपए था, लेकिन 1999 के अमेंडमेंट के बाद यहां पर हो गया है 5000। तो ये भी आप चाहें तो नोट कर लीजिए, 1999 तक यहां पर 500 रुपए का फाइन था मैक्सिमम, लेकिन अब इसे 1999 के बाद अमेंडमेंट करके कर दिया गया है 5000 रुपए। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है, अटैच और सेल कर सकती है प्रॉपर्टी, और मैक्सिमम 5000 का फाइन इंपोज कर सकती है। फिर उसके बाद कहता है ऑर्डर कर सकती है कि वह सिक्योरिटी फर्निश करे अपने अपीयरेंस को लेकर के, और अगर वह डिफॉल्ट करता है इसमें भी तो उसको सिविल प्रिजन में भी डाल सकती है। तो यहां पर हमने देखा कि 4 चीजें दी हुई है सेक्शन 32 में, कि अगर सेक्शन 30 के तहत आपको कोई समन इशू हुआ है और आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो सिविल कोर्ट आपके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकती है। तो यहां पर कहता है कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है, दूसरा कहता है आपकी प्रॉपर्टी को अटैच और सेल किया जा सकता है, और तीसरा कहता है मैक्सिमम आप पे 5000 रुपीज का फाइन इंपोज किया जा सकता है, और चौथा कहता है कि अगर आपके खिलाफ क्या होता है, अगर आपको कहा जाता है कि सिक्योरिटी रखिए अपने अपीयरेंस को लेकर के, आपको कुछ सिक्योरिटी रखनी होगी कि आप अपीयर होंगे, और आप उसका भी फॉल्ट मतलब क्या करते हैं, उसे भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या कर सकती है कोर्ट, आपको सिविल प्रिजन में डालने का भी ऑर्डर पास कर सकती है। ये कहता है आपका सेक्शन 32। अब आइए हम एक बार समराइज करते हुए देखें कि आज जो हमने पढ़ा अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो ये सीपीसी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी में मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि सिविल लॉज में ही अपीयरेंस को लेकर के ऐसी चीजें दी हुई हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जब आप चैप्टर 6 देखेंगे तो वहां सेक्शन 61 से 90 तक यही सारी चीजें वहां भी दी हुई हैं, लेकिन वह फॉलो होती है कब, जब क्रिमिनल केस चल रहा होता है तब। 61 से 69 समन है, 70 से लेकर के 81 तक आपका वारंट है, 82 से लेकर के 86 तक आपका दिया हुआ है प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट, और 87 से 90 तक दिया हुआ है अदर रूल रिगार्डिंग प्रोसेस। वो था हमारा क्रिमिनल लॉ। फिर अब आते हैं अपने सिविल लॉ पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। इस पे आए तो मैंने आपको बताया कि जब आप पढ़ेंगे ऑर्डर 6 तो वो बताता है प्लीडिंग, और वो क्या इंक्लूड करता है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों। प्लेंट प्लेंटिव द्वारा ड्रॉ किया जाता है और उसको सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 को फॉलो करते हुए क्या करता है, वो सूट इंस्टीट्यूट करता है। जब वह सूट इंस्टीट्यूट करता है, अपने प्लेंट को प्रेजेंट करता है, तो सामने वाले डिफेंडेंट से विद इन 30 डेज रिटन स्टेटमेंट आ जाना चाहिए। रिटन स्टेटमेंट आ जाने के बाद क्या होता है, उसके बाद जो है कि अब जो है ड्रॉ होगा, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होगा, और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होने के बाद डेट तय की जाएगी कि किस दिन जो है पार्टीज को अपीयर होना है। तो अपीयरेंस ऑफ पार्टीज को लेकर के सेक्शन 9 ऑर्डर 9 बताता है कि पार्टीज को कब अपीयर होना है, और अगर पार्टी अपीयर होने में कोई फॉल्ट करती है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये ऑर्डर 9 बताता है। और वहां पढ़ेंगे कि एक्स पार्टी डिक्री वगैरह वहीं पास होती है। फिर ऑर्डर 9 के बाद हम देखते हैं जब ऑर्डर 10, तो वो बताता है कि जब पार्टीज अपीयर होंगी तो उनका क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि जब समन इशू होता है डिफेंडेंट को लेकर के, तो इसको लेकर के हमें ऑर्डर 5 देखना है, और विटनेसेस को लेकर के देखना है तो ऑर्डर 16 देखना है, ठीक है। और जब हम यहाँ पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा तो आप एविडेंस में आपने देखा ही होगा कि कैसे एग्जामिनेशन होता है, इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, मतलब वहां जो जो चीजें दी हुई हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है, वह सारी चीजें यहां भी फॉलो होंगी। अब उसके बाद बारी आती है हमारी आगे की, जो कि हमें सब्सटेंटिव पार्ट में समन एंड डिस्कवरी को लेकर के सेक्शन 32 देखना था। हम लोगों ने यहां पर देखा कि समन डिस्कवरी को लेकर के जो यहां पे पास हो रहा था वो सेक्शन 30 में हो रहा है, बाकी समन 27 में डिफेंडेंट के अगेंस्ट अपीयर कराने के लिए और आंसर कराने के लिए, और 31 में पास हो रहा था डिफेंडेंट के विटनेस के अगेंस्ट। और सेक्शन 31 कह रहा था कि जो आप 27, 28, 29 में फॉलो कर रहे हैं डिफेंडेंट के रिगार्डिंग, वही चीजें आपको विटनेसेस के रिगार्डिंग भी फॉलो करनी है। 28 में हमने देखा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो क्या कोर्ट को फॉलो करना होगा, और उसके बाद 29 में हमने देखा कि अगर कोई फॉरेन समन आ रहा है तो उसकी सर्विस कैसे करानी है, इसको लेकर के हमने सेक्शन 29 देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सेक्शन 30, वहां हमने देखा कि कोर्ट अपने सीओ मोटो पे या तो किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे किसी भी समय
ऑर्डर कर सकती है डिस्कवरी के लिए, और वहां पर हमने देखा कि कोर्ट क्या क्या ऑर्डर कर सकती है। इसके बाद जब हम गए सेक्शन 32 पे, जो कि आज का लास्ट सेक्शन था, वो सेक्शन कहता है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई फॉल्ट करते हैं सेक्शन 30 के तहत, अगर आपको कोई समन इशू हुआ है उसके बिहाफ पे, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो वहां पे कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच और सेल किया जा सकता है। फिर आपको कहता है कि सिविल वो अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है। फिर आपको कहता है कि अगर आपके अपीयरेंस को लेकर के कोई सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर किया गया है और आप उसमें भी कोई फॉल्ट करते हैं, तो आपको सिविल प्रिजन में भी डालने का ऑर्डर कर सकती है। तो ये था हमारा सेक्शन 27 से लेकर के सेक्शन 32, और ये हम लोगों ने आज कवर कर लिया और खत्म कर लिया। अब हमारा सेक्शन 35B तक जो रह जाता है वो रह जाता है रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा। जब हम अपनी अगली क्लास में थर्सडे को मिलेंगे 4 से 5, तो हम वहां पर रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा को खत्म करेंगे। इसके बाद हम इंसिडेंटल प्रोसीडिंग पढ़ेंगे, फिर सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, मिसलेनियस, इतना खत्म करने के बाद लास्ट में हमारा एग्जीक्यूशन चलेगा, जो कि हमारा सेक्शन 36 से 74 रहेगा। और वहां पर हम ऑर्डर 21 के जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको भी रीड विद करते चलेंगे, और इसी के साथ हमारी सीपीसी जो है कि कंप्लीट हो जाएगी। जब हमारी सीपीसी कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक बार फिर से रैपिडली जो है क्या करेंगे, रिवीजन करते हुए सारी चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे, जितनी भी हमारे सेक्शन 1 से लेकर के 158 तक सेक्शन है उनको। तो अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब जो है कि हम मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट थर्सडे को 4 से 5। देखिए मंजरी, जब सेक्शन 28 जो है हम पढ़ रहे थे, तो सेक्शन 28 में क्या कहता है मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए सेक्शन 28 कहता है कि मान लीजिए कि आपके इलाहाबाद की कोई कोर्ट है। अब वो इलाहाबाद की कोर्ट को आपने वहां पे कोई प्लान डाला, अब सामने वाले डिफेंडेंट को उसको क्या कराना है, अपीयरेंस कराने के लिए कोई समन इशू करना है। तो वो समन इशू करेगी, तो लेकिन पता चलता है कि वो व्यक्ति इस समय मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है, तो इस केस में क्या करेगी कोर्ट, इसी को गाइड करता है सेक्शन 28। और सेक्शन 28 कहता है कि डिफेंडेंट हो या विटनेस हो, अगर उसको समन इशू किया जा रहा है अपीयर होने के लिए या आंसर करने के लिए या एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए, तो यहां पर कोर्ट एक्स है, मान लीजिए आपके उत्तर प्रदेश की, और अभी उसको कोर्ट वाई को सेंड करना है, वो मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की कोई कोर्ट है, तो वो जब वाई कोर्ट को भेजेगी तो वो रूल फॉलो करते हुए भेजेगी जो रूल मध्य प्रदेश में अप्लीकेबल है। और जो वाई कोर्ट होगी उसके बाद उस पे ऐसे ही वर्क करेगी समन पे, जैसे कि मानो उस कोर्ट द्वारा खुद से समन इशू किया गया है। जब वह वाई कोर्ट द्वारा समन एग्जीक्यूट करा लिया जाएगा, यानी सर्विस करा लिया जाएगा उसका, तो अपने पूरे और जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उसको तैयार करके वह वापस से कोर्ट एक्स के पास सेंड कर देगी। जब वह कोर्ट एक्स को सेंड करेगी तो यहां पर यह जरूरी है कि जो कोर्ट एक्स की भाषा हो वह उस रिकॉर्ड्स की भाषा के साथ मैच करती हुई हो। कहता है कि लेकिन फिर भी मान लीजिए कि कोर्ट एक्स की भाषा अलग है, कोर्ट वाई की भाषा अलग है, और यहां पर पता चलता है कि कोर्ट एक्स में हिंदी फॉलो की जाती है, तो जब कोर्ट वाई अपने रिकॉर्ड्स को भेज रही होगी तो उसे सारी रिकॉर्ड्स को ट्रांसलेट करा करके हिंदी में सेंड करना होगा। लेकिन इन केस मान लीजिए कि वहां हिंदी से अलग कोई भाषा है, तो कहता है या तो हिंदी या तो इंग्लिश, इसके साथ ट्रांसलेट कराते हुए अपने वो रिकॉर्ड को वापस से कोर्ट एक्स के पास भेजेगी। तो ये था हमारा समन एंड डिस्कवरी को लेकर के सेक्शन 27 टू सेक्शन 32। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।